Welcome back, students. As you know that this is 3.1 from the class 10th, and this one is the topic related to lesson first history. As you know that we have already discussed about the Greek War of Independence here. So यहाँ जो हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन समझा, तो हमने इसमें बात किया था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि ऑटोमन अंपायर क्या था, बाइजेंटाइन अंपायर क्या था। ये वाइजेंटाइन एम्पायर जो था वो किसका पार्ट था, वेस्टर्न रोम का पार्ट था या ईस्टर्न रोम का पार्ट था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था, आखिर क्यों ग्रीक के लोगों ने ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अब जो आज हम बात करेंगे अभी 3.1 में द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं जैसे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, ये चीज, तो यहां जो पॉइंट स्टार्ट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। यहां सीधी सीधी और स्पष्ट भाषा में बताई जा रही है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म है ना, द डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन, the loyalty towards the nation, the honesty towards the nation, that is called nationalism, right? It is a kind of feeling towards your nation. तो ये बातें यहां पे बताई जा रही है कि जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ युद्धों से या फिर जो क्षेत्रीय विस्तार है उनसे ही नहीं आता है। तो इनके अलावे यानी कि नेशनलिज्म को डेवलप करने में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको हेल्प करती हैं। ठीक है, ये चीजें यहां पर देखना है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि युद्ध जो है वो नेशनलिज्म के को डेवलप करता है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन डेवलप करता है, इसके अलावे कौन कौन सी चीजें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चर। यू नो, कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक helped express and shape the nationalist feelings। कह रहा है कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, एक अहम भूमिका निभाई है और आने वाले समय में भी संस्कृति राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाएगी भी। ठीक है, कला, काव्य, कहानियां, किस्सों, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। ठीक है, ये जो स्टोरीज, पोएट्री है ना, आप अभी भी आप भारत देश के अंदर रहते हैं और जब इंडिपेंडेंस डे की बात की जाए उस समय जब आप देशभक्ति गीतों को सुनते हैं तो आपके मन में भी एक अजीब तरह का तरंग उठता है, भावनाएं जगती हैं। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म। डियर स्टूडेंट्स, हियर अ क्वेश्चन विल अराइज अबाउट 2 marks कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म, राइट? व्हाट इज रोमांटिसिज्म? सो यहां इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रोमांटिसिज्म, राइट, रोमांटिसिज्म इन हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री refers to the, ठीक है, किस चीज को रेफर्स करता है भैया? कल्चर। ठीक है, CULTURE, कल्चर। ठीक है, कल्चर से क्या बनाएंगे? कल्चरल मूवमेंट कर देंगे यहां, कल्चरल मूवमेंट विच फोकस्ड ऑन, राइट, ऑन, किस चीज पर यह ध्यान केंद्रित कराता है? ऑन द इमोशन, emotions and mystical feelings right, of nationalists, राइट। ठीक है, ये रोमांटिसिज्म है इतिहास में, ये क्या करता है? इंडिकेट करता है कल्चरल मूवमेंट को, ऐसी सांस्कृतिक जो
आंदोलन है या एक्टिविटीज है जो कि फोकस करती है किन चीजों पर, इमोशंस पर, मिस्टिकल फीलिंग्स पर, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र से संबंधित होता है, राष्ट्र को मजबूत करने का काम करता है, राष्ट्र के, उस देश के जो अलग अलग एरिया है उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको एक मजबूत धागे में बांधने का काम करता है। दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। ठीक है, लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच साउट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब ये जो रोमांटिसिज्म है इसने कहीं ना कहीं, ये जो ऐसा है कि एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता है। ठीक है, खास तरह की राष्ट्रीय भावनाओं का, नेशनल सेंटिमेंट्स का डेवलप करना चाहता है। रोमांटिक आर्टिस्ट, जो हम कह सकते हैं कि रूमानी कलाकार कह सकते हैं, एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज, किसका क्रिटिसाइज किया? ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, यानी कि कवि जो थे, कलाकार जो थे, उन्होंने तर्क जो दिया, जो वितर्क दिया, ज्ञान का जो विज्ञान है उसके महिमा मंडन की आलोचना की, और उसकी जगह पर क्या किया? उसकी जगह पर उन लोगों ने क्या किया? ये देख रहे हैं, ये जो आपके सामने ये जो पिक्चर है, हमने जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था ना, उसी से ये रिलेटेड पिक्चर है बच्चों। देखो यहां पर स्त्रियों को, बच्चों को, पुरुषों को किस तरह से, कैसे बहुत ही नाजुक स्थिति में दिखाने का एक आर्टिस्ट ने कोशिश किया है। ये जो चित्र है, जो पॉइंट फिगर 8 में आप देख रहे हो, लिख रहा है द मैसाकर एट कियोस। ठीक है, कियोस। ठीक है, इसको एक जो पेंटर है उसने बनाया और ये दिखाने का कोशिश किया कि जो कहा जाता है कि इन एन इंसिडेंट in which 20,000 Greeks were said to be have been killed by Turks। ठीक है, तुर्क्स, है ना, ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस। ठीक है, वहां पर मतलब मैंने बताया था ना उसमें कि जगह जगह पर बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, बहुत सारे ये जो ऑटोमन एम्पायर के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया था, चाहे वो बच्चे हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो उससे ये फिगर रिलेटेड है। ठीक है, लोगों को मतलब कि ग्रीक के लोगों को ये सिंपैथी दिलाने का काम किया कि हाँ भाई देखो इनके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो मिलकर आओ उनके जो उनका जो साम्राज्य है ऑटोमन एम्पायर का, उस पर चोट करे, उसको कमजोर करे, यहां से मिटाने का प्रयास करे। आगे बढ़ते हैं हम लोग रोमांटिसिज्म के पॉइंट पर। एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। तो यहां पर विज्ञान के महिमा मंडन के जगह पर इन्होंने उसकी आलोचना की और कहा कि इसके जगह पर जो भावनाएं हैं, अंतर्दृष्टि हैं, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। ठीक है, उनका प्रयास था। ठीक है, कह रहा है कि देयर एफर्ट्स वाज टू क्रिएट, उनका प्रयास था अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। मतलब उस एरिया में रहने वाले, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, कैसा भी उनका पहनावा हो, ठीक है, कैसी भी उनकी उनकी बोली हो, उनके बीच में शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट को इंडिकेट करना एज द बेसिस ऑफ नेशन, है ना, सामूहिक विरासत की अनुभूति कराना, साझा संस्कृति को याद कराना और एक राष्ट्र का आधार बनाना कि चलो हम सब एक हैं, चाहे अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हो, लेकिन हम सब एक हैं, हम सबकी पीड़ा एक है, हम सबका दर्द एक है। हम जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ऐसे साम्राज्यों को जड़ से उखाड़कर नहीं फेंक सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो फीलिंग्स थी, लोग मतलब मन से एक दूसरे का साथ देने का कोशिश किए, क्योंकि सबकी जो पीड़ा थी, सबकी जो प्रॉब्लम्स थी वो एक जैसी थी, है ना। ऐसा तो नहीं था ना कि जो ग्रीक की बात कर ले तो वहां पर अलग अलग लोगों को छांट छांट कर यातनाएं दी जा रही थी कि आपको सिंहासन पर बैठाया जाएगा, आपके साथ मतलब बुरा बर्ताव किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं था, सबकी समस्याएं एक जैसी थी। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people। देखो जर्मनी में जो डास वोल्क है वो कॉमन पीपल को कहा जाता है। जोहान गॉटफ्राइड ने कहा था कि जो जर्मन का कल्चर है वहां की सामान्य जनता में दिखाई देती है। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस। जो लोकगीत है, लोक कविताएं हैं, लोक नृत्य है, इन सारी चीजों से एक शक्ति का निर्माण होता है जिससे उस राष्ट्र के लोगों को एनर्जी फील होती है। जो वहां पर जो विदेशी हैं, जो वहां पर उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, उनको हटाया जा सके, वहां से उनकी शक्ति को नष्ट किया जा सके। ठीक है, और यहाँ वॉल्कजिस्ट जो है वो नेशन वर्ड से रिलेटेड है, इसको याद रखेंगे, ये मीनिंग जरूर याद रखेंगे। वॉज पॉपुलराइज्ड,
So collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. इनका कहना था कि अगर राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो ये जो फोक कल्चर है, ठीक है, तो इनको इकट्ठा करके लोगों के दिलो दिमाग में भरने की आवश्यकता है, तभी जाकर लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। और जब तक लोगों की यूनिटी नहीं बनती है तब तक ऐसे जो साम्राज्य हैं जो दूसरे का दमन करते हैं उनको नहीं मिटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द emphasis on vernacular language and the collection of the local folklore was not just to recover an ancient nation spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who are mostly illiterate। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं वो किताबों से देखकर पढ़ लेंगे, पर्चों से देखकर पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जो लोग अशिक्षित है, जो लोगों के पढ़ने का ज्ञान नहीं है, तो उनको कैसे हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। तो ये जो चीजें थी कि मतलब कि जो पढ़ लिख सकते हैं वो, जो नहीं पढ़ लिख सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो इस समय में क्या था कि आधुनिक जो राष्ट्रीय संदेश जो था उसको ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को क्या करना था, पहुंचाना था, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे से क्या हो सके, जुड़ जाए। आगे देखते हैं। दिस वाज स्पेशली ऑन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के बारे में देखते हैं, पोलैंड के बारे में, ठीक है। पोलैंड के बारे में है कि विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में, है ना, पोलैंड का बंटवारा कर दिया जाता है, बहुत बुरी तरह से बंटवारा किया जाता है बच्चों। एक समय ऐसा आता है कि पोलैंड नाम का जो जगह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आखिर पोलैंड का बंटवारा किया कौन? ग्रेट पावर्स। कौन कौन? रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया। इनका नाम पहले भी आ चुका है। Even though Poland no longer existed as an independent territory, nation feelings were kept alive through music and language। देखिए, जब पोलैंड को कई तरह से बांट दिया गया, फिर भी पोलैंड के लोग जो थे वो एक दूसरे से अपने जो राष्ट्र की भावना थी उसको जगाए रखा था, और उसमें था म्यूजिक और लैंग्वेज के माध्यम से, ठीक है। अब आप जो बात करते हैं पोलैंड के बारे में बच्चों, पोलैंड को डिवाइड किया गया था, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। एक बांटा गया, उसको पहला प्रयास किया गया था 1772 में बच्चों, उसके बाद इसको डिवाइड किया गया था 1793 में, और उसके बाद इसको डिवाइड किया गया था 1795 में, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आखिर पोलैंड, इसके पीछे चलते हैं ना, इसके पीछे चलेंगे, इसको समझेंगे। ये जो पोलैंड की बात हम कर रहे हैं, पोलैंड का पहला विभाजन 1772 में हुआ। देखिए, ये जो हुआ था वो रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया द्वारा, ठीक है ना, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास था। कैथरीन द ग्रेट, आप नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, इनके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास जब आप पढ़ते हैं ना तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी बेटा जुड़ते जाती है, ठीक है। तो हमको थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है इतिहास को समझने के लिए। कैथरीन द ग्रेट के नेतृत्व में, सुनो, रूस ने पोलैंड के पूर्वी क्षेत्र यानी कि ईस्टर्नल पार्ट पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब पर्सिया के जो फ्रेडरिक महान और ऑस्ट्रिया के मारिया थेरेसा और जो जोसेफ द्वितीय थे, है ना, जोसेफ सेकंड थे, ने भी क्षेत्र प्राप्त किया, पोलैंड को बांटा, ठीक है। तो यहां पर पर्सिया जो था उसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर समझ में आ रहा है, ये ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो यहां जो है आप याद रखेंगे कि जो पर्सिया है उत्तर और पश्चिम यानी कि नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और ऑस्ट्रिया जो था वो आपको दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण, ठीक है, और पश्चिम वाले क्षेत्र पर इधर उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। हालांकि जो पोलैंड के जो नेता थे, लीडर थे, ठीक है, इन लोगों ने 1772 तक बहुत सारे पोलैंड के भागों को क्या कर दिया, इनके हाथ से निकल गया था। बहुत सारे रीजन हैं ऐसे जो पोलैंड जो है उनके हाथ से निकलता चला गया। देखिए, जब दूसरी बार की बात की जा रही है 1793 में बच्चों, तो यहां कहानी सुन लीजिए। यहां पर क्या हुआ कि इसका फिर से विभाजन हुआ, ठीक है। और विभाजित करने वाले मुख्य देश कौन थे, याद रखिएगा, पर्सिया और रूस थे बेटा, ठीक है। 1793 में दूसरी बार विभाजन हुआ, ये याद रखिएगा। पोलैंड बेहद कमजोर
उसकी स्थिति जो थी ना, जैसे 1772 में बंटवारा कर लिया गया तो बाकी जो बचा था अब वहां पर जैसे तैसे करके वहां पर सरकार को स्थापित की जाती है। पिछली गलतियों से लोग कुछ सीखते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, केंद्र सरकार जो कमजोर पड़ी और फिर से क्या हुआ कि लोगों जो अलग देश थे, जैसे कि रूस के बारे में बात की जा रही है, पर्सिया के बारे में इन लोगों ने फिर से इसको क्या कर लिया, बांट लिया। ठीक है, देखिए जब देश की सरकार कमजोर पड़ेगी किसी भी मामले में तो दूसरा देश हावी हो ही जाता है। ठीक है, तीसरी बार के अगर विभाजन के बारे में बात करें, 1795 के बारे में बात करें, तो उस समय क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो यूरोप था उसके अंदर जो भी स्टेट्स थे वो लोग गुस्से में आ गए कि भैया एक देश के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और यही जो तीसरा विभाजन हुआ पोलैंड का 1795 में, पूरी तरह से मैप से गायब हो गया, पोलैंड पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक है, अच्छा पोलैंड क्यों क्यों उसका इतनी बार बार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया? कई कारण है, राज्य सरकार की कमजोरी, ठीक है, रूस और पोलैंड के बीच में जो संबंध थे वो अच्छे संबंध नहीं थे, समझ में आ रहा है, और भी जो देश थे जो इसको बार बार बांटने का प्रयास कर रहे थे, इसके संबंध उससे अच्छे नहीं थे। अगर देखिए संबंध अच्छे नहीं है तो देखिए किसी पैर पर गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने अंदर अंदर आपको मजबूत रहना जरूर चाहिए। तो ये थी पोलैंड की कहानी, इस तरह से इसको बांटा गया, ठीक है, कमजोर करने का प्रयास किया गया। तो पोलैंड के लोगों ने अपने आप को जिंदा रखा, अपने अंदर राष्ट्रीयता की भावना को जिंदा रखा म्यूजिक और लैंग्वेज से। कैरोल कार्पुन्स्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, टर्निंग फोक डांस लाइक पोलो, नियाज एंड माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। तो यहां पे जो पोलेनेस माजूरका है, ठीक है, जैसे लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, कैरोल कार्पुन्स्की है, इनका नाम याद रखेंगे। देखिए लैंग्वेज टू प्लेट, यहां पर हम लोगों ने कल्चर के बारे में बात किया, ठीक है, पोएट्री के बारे में बात किया, फोक डांस के बारे में बात किया, म्यूजिक के बारे में बातें की। अब देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। कहता है कि लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जब रसिया ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया, द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड द रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। देखिए इतनी इतिहास हमें सिखाता है, ठीक है, कि कैसे समस्या जन्म लेती है और उस समस्या का समाधान कैसे करना है। ये इतिहास में ये सारी जो इसका उत्तर है छिपा हुआ है। पोलिश लैंग्वेज को क्या कर लिया गया, हटा दिया गया, और बलपूर्वक हटाया गया, और जबरन रूसी भाषा को वहां पर क्या गया, वहां की स्कूली बच्चों पर लादा गया कि ताकि आप उस लैंग्वेज को पढ़ो, ठीक है, उस लैंग्वेज को स्वीकार कर लिया जाए। इन 1831 एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विद वॉज अल्टीमेटली क्रस्ट। 1831 में एक बार प्रयास किया गया रूस के विरुद्ध, लेकिन आखिरकार अंततः उस विरोध को क्या कर दिया गया, क्रस्ट कर दिया गया, कुचल दिया गया। फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर ऑफ द कलर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब रूसी लोगों का विरोध करने के लिए जो पोलैंड के लोग थे, ठीक है, खासकर जो कलर्जी ग्रुप के लोग थे, उन लोगों ने भाषा को क्या कर लिया, अपना हथियार बना लिया। पोलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, जो पोलिश भाषा थी वो चर्चों में जो अपने विचार को व्यक्त करने के लिए जो गैदरिंग हुआ करती थी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशप्स, ठीक है, जो पादरी थे जो चर्चों में पूजा करने वाले थे, उनको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया, या फिर उनको क्या कर दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज के द्वारा, और उनको इस तरह का ये पनिशमेंट दिया गया, ठीक है, वहां से निकालकर कि भैया आपको अगर पोलिश लैंग्वेज में करोगे तो आपको सजा दी जाएगी, आपको रशियन लैंग्वेज में ये करना है काम, ठीक है, जो आप गैदरिंग करो लेकिन रशियन लैंग्वेज में करना है, आपको प्रीच करना है, आपको रशियन लैंग्वेज में करना है, ठीक है। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी एज सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यहां पर जो भाषा है पोलैंड में, जो पोलिश भाषा है, रूसी जो वहां पर प्रभुत्व था उसके विरुद्ध इस भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो हमने देखा कि कैसे जो
पोएट है, पोएट्री है, सॉन्ग्स हैं, डांस हैं, लैंग्वेज हैं, ये कैसे नेशनलिस्ट की भावना को, नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आगे जो है अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 3.2 को, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट को। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों।